हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डिफेंस एग्जाम्स के लिए यूपीएससी सीडीएस के लिए हमारा सेट नंबर 10। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 100% यहाँ पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे हर लेक्चर की पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके यूपीएससी डिफेंस एग्जाम्स के और सीपीएफ के लिए अलग फोल्डर बनाया हुआ है डिफेंस एग्जाम्स का, और आपका यूपीएससी ईपीएफओ स्टेट पीसीएस के लिए और आपका एसएससी रेलवे के लिए भी अलग फोल्डर इसमें तैयार किया हुआ है। इसमें एक कूपन कोड लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा 6 मई तक। दूसरा कोर्स है हमारा जीएस कोर्स, जो हमारा पूरा का पूरा जो है एक थ्योरी कोर्स है। इसके अंदर हमने बेसिक टॉपिक डिस्कस किए हैं। टॉपिक है क्या, उसमें क्या जानकारी है, क्या उसमें जो एसेंस है उसका टॉपिक का A to Z हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से। एक तो स्टडी आई क्यू ऐप से कर सकते हैं और एक वेबसाइट से, दैट इज studiiq.com। क्या करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। जो भी अगर आपको कोर्सेज में कोई डाउट है मुझसे पूछना है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं, आपके यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, disguised unemployment in India is mainly related to। what is the meaning of disguised unemployment? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक काम करने, एक फील्ड है, इसमें क्या है कि एक कोई काम करना है, मतलब इसको फील्ड को करना है आपने, इसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग इसको कर लेंगे, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिए, 10 बंदे लगा दिए। अब क्या होगा, 5 बंदे तो कर रहे हैं और 10 बंदे लगा दिए। इट मीन्स जितना आपको काम करना था उसमें आपको एक्स्ट्रा लोग हमने एम्प्लॉय कर दिए, और उस टाइम पे आपको वो बेरोज़गारी दिखेगी नहीं कि उसमें 5 जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि 5 लोग भी उतना ही काम करेंगे, 10 लोग भी उतना ही काम करेंगे। मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपकी, सेम। प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, सेम। उत्पादन क्या होगा, सेम। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक बंदे की जो उत्पादन करने की शक्ति है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। एडिशनल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि 6 ने, 7 ने, 8 ने, 9 ने, 10 ने, किसी ने काम नहीं किया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, वो जीरो हो जाएगी। यानी कि 5 लोग भी उतना ही काम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी भी उतनी थी, और 10 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी उतनी है, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका 6th बंदा ऐड हुआ, 7th बंदा ऐड हुआ, 8th 9th 10th जो भी है, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिव उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर फील्ड में। आपसे पेपर में जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो अगर लॉ डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। वो कौन सा आर्टिकल बताता है, वो बताता है आपका आर्टिकल 141 बताता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 124 है। हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 214 है। ये याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखें। आर्टिकल 131 जिसमें हम बात करते हैं ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, जाने कि आपका सेंटर का, सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या है, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन क्या है, सेंटर और स्टेट के झगड़े को सॉल्व करना और स्टेट के झगड़े को सॉल्व करना। ध्यान रखना, इसमें यूनियन टेरिटरी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती। और अगर हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रख रहे हैं, याद रखना है। आर्टिकल 132 याद करो। 132 में क्या होता है, एपीलिएट यूरिसडिक्शन, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 133 और 134 बिल्कुल सेम है। 133 में हम अपील कर सकते हैं सिविल मैटर्स के ऊपर, और 134 में हम क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर जो है आपका जो डेट मीन्स यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, अपील कर सकते हैं। 141 मैंने आपको बता दिया कि ये बाइंडिंग होगा, ठीक है। और 143 याद कर लो। 143 में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किससे एडवाइस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग नहीं होती, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आंसर इसमें सेकंड ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो।
द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मैंशनड एज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ावा देना और सिक्योरिटी को बना के रखना, ये संविधान के किस पार्ट में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 51 में आता है, 51 नंबर आर्टिकल, जो किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। इसमें 36 टू 51 नंबर तक आर्टिकल आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आइडिया लिया है हमने, वो हमने आयरलैंड से लिया है, जिसका उद्देश्य क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का विकास करना और प्लस सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से लेकर 35 तक आता है, 12 से लेकर 35 तक आता है। हमने यूएसए से इसको बोरो किया है। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अकॉर्डिंग, अगर आपसे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं ये 51A नंबर आर्टिकल के अंदर आते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से हमने ऐड करी थी 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा यूएसएसआर से हमने इसको बोरो किया है, यूएसएसआर से, क्लियर, यूएसएसआर से हमने इसको बोरो किया है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं और 11वीं ऐड करी गई थी हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट क्या है, पार्ट 4A है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट 4 आता है और फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पार्ट 3 को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ये बताइए फटाफट, आपका क्वेश्चन है ये स्ट्रेंजर गैस का। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो ये आपकी जिनॉन को कहा जाता है। ये पहली बात तो ये जो है जिनॉन, रेडॉन, हीलियम और क्रिप्टन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और आर्गन की अगर मैं बात करता हूं, हीलियम की अगर मैं बात करता हूं, तो ये सारे के, नियॉन की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं? जो टेस्टलेस होती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, कलरलेस होती हैं, कलर भी नहीं होता, ऑर्डरलेस होती हैं, यानी कि इनकी सुगंध वगैरह भी नहीं होती, और नॉन इन्फ्लेमेबल होती हैं। नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या हो गया कि आग नहीं लग सकती इन चीज़ों के ऊपर। जिनॉन इज द स्ट्रेंजर गैस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जिनॉन जो है एटमॉस्फेयर में आपकी बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलती है, और ये जो है रिएक्ट कर जाती है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। रेडॉन जो होती है ये हम जो है ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह जो है आपका में यूज़ कर ली जाती है। और प्लस जो आपका हीलियम होती है, हीलियम तो बैलून्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है, याद रखना है। नाइट्रोजन जो होती है ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है, जैसे पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, लेज वगैरह के पैकेट्स, उसमें प्रिजर्वेटिव हवा जो भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका एटॉमिक नंबर 54। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, जो नॉन स्टिकी होते हैं, जो चिपक नहीं सकते, वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पीवीसी की बात करें तो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, और पीवीसी पाइप्स में यूज़ किया जाता है, पाइप्स के अंदर, और किस चीज़ के लिए? इंसुलेशन के लिए, इंसुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मोनोमर है वो स्टाइरीन होता है। पॉलीस्टाइरीन जो भी होती है, जो हमारी प्लास्टिक कटलरी होती है, जो शादियों में वगैरह में देखते हो प्लास्टिक के कटलरी वगैरह, ठीक है, डिनर वेयर होते हैं, और जितना भी आपका सीडीज़ का वो जो रैकेट सा होता है, ठीक है, वो केस जिसे हम क्या कहते हैं, तो वो सारा का सारा पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें सी ऑप्शन टेफ्लॉन इज द करेक्ट आंसर। सुएज कैनाल, सुएज नहर जो है ये किसको कनेक्ट करती है? सुएज नहर किसको कनेक्ट करती है? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए जी, मैन मेड है ये, ठीक है, मैन मेड, और ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को भी कनेक्ट करती है आपकी कील कैनाल, ये भी आपको याद रखना है, कील कैनाल याद करना है, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ग्रीन कलर होता है पटाखों के अंदर आता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? ग्रीन कलर होता है बेरियम की प्रेजेंस के कारण। बेरियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं?
बेरियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं जब हमने एंडोस्कोपी करनी होती है। एंडोस्कोपी क्या होती है? एक पाइप होती है जो माउथ के अंदर डाल दी जाती है कि इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। उसके बाद हम एक्सरे डालते हैं, एक्सरे उसके बाद इमेज आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, याद रखिए। और सोडियम की बात करें, सोडियम आपका येलो कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं तो नहीं। स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करें रेड कलर प्रोवाइड करता है। ऑरेंज कलर होता है कैल्शियम के कारण। ब्लू कलर होता है आपका कॉपर के कारण। पर्पल जो कलर होता है आपका वो स्ट्रोंशियम और कॉपर के कारण, ठीक है। और सिल्वर कलर जो होता है वो आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कारण। याद रखना है सारे पॉइंट्स। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बेरियम इज द राइट वन। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश इन कैलकाटा बाय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाय। ये स्थापित किसने करी थी? ये करी थी सर विलियम जॉन्स ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 1784 के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और 1784 के अंदर इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं इसीलिए आपको तैयार रखता हूँ चार्ल्स विल्किन के साथ, क्योंकि मेरे दिमाग में विलियम विल्किन एक ही तरह से आता है, विलियम जॉन्स, चार्ल्स विल्किन। चार्ल्स विल्किन वो पर्सन हैं जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, ये याद रखना है आपको। वॉरेन हास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वॉरेन हास्टिंग ये हमारे पहले गवर्नर जनरल हैं, किसके? बंगाल के। गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के हैं, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ड्यूल सिस्टम खत्म करवाया था जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद हुआ था। ड्यूल सिस्टम स्थापित किसने किया था? क्लाइव ने, क्योंकि इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद, तब ड्यूल सिस्टम हुआ था। अब ड्यूल सिस्टम में क्या होता था? एक दीवानी राइट होते थे। दीवानी राइट जो होते थे वो रेवेन्यू इकट्ठा करना उसका काम होता था, और एक होता था निज़ामी, ठीक है, निज़ामी जो है राइट्स होते थे जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इस चीज़ को जो है ख़त्म किसने किया था? वॉरेन हास्टिंग ने किया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 का इसके टाइम पे पास हुआ, और सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1774 में इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं तो ब्रह्मो समाज इन्होंने स्थापित किया 1828 में, ठीक है। राजा टाइटल इनको किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के आधुनिक व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए थे। किसने बोला था मॉडर्न मैन? डैट इज़ जवाहरलाल नेहरू जी ने। किस पुस्तक में बोला था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला था, भारत की खोज में। मॉडर्न मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बड़ा जो है हाथ पैर मारे थे। 1829 में ख़त्म हुआ था। इंग्लिश को प्रमोट करते थे, ये इंग्लिश को सपोर्ट करते थे। अब सती प्रथा ख़त्म करी किसने थी? विलियम बेंटिक ने करी थी, याद रखना है आपको। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस भी बेंटिक ने करी थी। बेंटिक कौन है? बेंटिक हमारा 1833 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ये याद रखना है आपको। मैकॉले की रिकमेंडेशन से बेंटिक ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान रखना, मैकॉले की रिकमेंडेशन से। इसीलिए मैकॉले को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया मैकॉले हैं, लेकिन ध्यान रखना है और किसकी रिकमेंडेशन से? मैकॉले की। और किसने किया था? बेंटिक ने किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन, जॉन्स इज द करेक्ट आंसर। सर विलियम जॉन्स इज द राइट वन। द स्टेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम द अफ्रीका इज। जो ऐसा स्टेट बताइए कि जो आपका जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है वो कौन सा है? यूरोप को एशिया से यूरोप को अफ्रीका से जो सेपरेट करने वाला जो आपका स्टेट है वो कौन सा है? डेट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर होता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करता है वो कौन है? आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और इधर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को अलग करता है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे जो ऑप्शन है पाक स्टेट, बेरिंग स्टेट, वे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हियर इज द पाक स्टेट जो बिटवीन द तमिलनाडु एंड द श्रीलंका होता है, पाक स्टेट। एंड दिस इज द बेरिंग स्टेट बिटवीन द रशिया एंड द अलास्का, यूएस के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और ये आपका देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं बिटवीन द एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका, बिटवीन द एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका, ये भी सेपरेट करता है, आपका बेरिंग स्टेट सेपरेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर मेजरिंग BOD दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड शुड बी मेंटेन्ड एट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर आपका जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अब पानी के अंदर घुल गई और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं,
तो उसको प्रॉपर तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से आपको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जैसे हमें ज़रूरत है रेस्पायर करने के लिए, तो उनके ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में आपकी जो है ऑक्सीजन काम आती है, वो बीओडी होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ज़िंदा रहना है, सांसें लेनी है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। और सेम जो आपके पानी के अंदर जो जीव रहते हैं तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, तो और जो उनकी नेसेसिटी है वो आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखो कि अगर हम बात करें हवा में पोल्यूशन है तो हमें सांस कम आएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा होगी या कमी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हमें कम चाहिए होगी या ज़्यादा चाहिए होगी। जब पोल्यूशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए होगी। तो सेम विद द एग्जांपल यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो लेक वगैरह के अंदर जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो आपकी जो BOD होती है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड हमेशा बढ़ेगी जब पोल्यूशन होगा। तो इसीलिए इसको मेंटेन करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज बेसिस के आधार पे। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो 1948 के अंदर जो है पहले आपका बना था SK धार कमीशन, जिन्होंने बोला था कि आप जैसे हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हुई हैं वैसे ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं लैंग्वेज बेसिस के आधार पे। तो ये JVP कमेटी की रिकमेंडेशन से जो है कैंसिल हो गया 1949 में। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभाई सीतारमैया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ 1953 में पोटी श्री मल्लू नाम के एक व्यक्ति थे जो आपके तेलुगु स्पीकिंग थे, ठीक है। और इन्होंने बोला उस टाइम पे हमारी मद्रास स्टेट थी मद्रास में दो तरीके लोग रहते थे, तेलुगु और तमिल। अब जो है ये पोटी श्रीमल्लू ने बोला कि हमें आपका अलग राज्य चाहिए, यानी कि तेलुगु स्पीकिंग अलग राज्य चाहिए। लड़ाई झगड़े चलते थे तो इन्होंने 56 डेज तक जो है फास्ट किया और बाद में इनकी मतलब डेथ हो जाती है। और उसके बाद 1953 में ही एक कमीशन बैठता है, फजल अली कमीशन बैठता है, जिसमें चेयरमैन फजल अली होते हैं और उसमें KM पानीकर और HN कुंजरू, ठीक है, ये तीन लोग होते हैं। तो ये तीन लोग जो हैं आपका क्या करते हैं, लैंग्वेज बेसिस के आधार पे जो है पूरी कंट्री को डिवाइड कर देते हैं। और पहली तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो बन गई थी वो हमारी आंध्र प्रदेश बन गई थी, तो वो पोटी श्रीमल्लू जी के नाम पे बनी थी, ठीक है, मतलब उनके कारण बनी थी। और उसके बाद जो है आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हमारा पूरा कंट्री 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो जाता है। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। 1956 इज द करेक्ट आंसर, 1956। यहाँ पे देखो ये है आपका रीऑर्गेनाइजिंग इंडिया है, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट्स जो हैं ऐसे बनी थी बाद में। अब तो मतलब ये है कि पहले तो लैंग्वेज बेसिस के आधार पे बनी थी, अब जो बन रही हैं वो आपका जो डेवलपमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के लिए इस तरीके से बनती चली जा रही हैं और हमें बनानी ज़रूरी हैं ताकि आपका छोटा से छोटा राज्य भी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड मटीरियल द वन दैट इज़ नॉट एन एलॉय इज, एलॉय इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें एलॉयज़ में क्या होता है, एक मेटल होनी ज़रूरी है अब यहाँ पे अलॉय कौन सा नहीं है। पहली बात करते हैं स्टील की। स्टील में देखिए दो तरीके की स्टील होती है, एक होती है स्टेनलेस स्टील और एक होती है निकल स्टील जो बनी होती है वो निकल और आयरन की बनी होती है, ये याद रखना है। और स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं, ये 4 चीज़ों का मिश्रण होता है आपका, आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन का। 75, 15, 10 और 0.05% का जितना कार्बन करेंगे उसमें स्टील हार्ड बनेगी। तो ये तो मिश्रण हो गया। ब्रास की बात करते हैं तो ये कॉपर प्लस जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो कॉपर प्लस टिन से बनता है। तो इसका मतलब कौन सा अलॉय नहीं है, तो कॉपर अलॉय नहीं है। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। कॉपर जो है फर्स्ट मेटल डिस्कवर करी गई थी, पहली मेटल ढूंढी गई थी और कब, चालकोलिथिक एज में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, ये अलॉय नहीं है। कॉपर 29, कॉपर इज़ जो है आपका सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है तो इसीलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। आंसर इज कॉपर। Who gave the title of Rani to the Nag women leader that is called Gai Dinliu, जो है इनको रानी का टाइटल किसने दिया था, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लीडर का टाइटल दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी इनको मिले थे शिलोंग जेल के अंदर 1937 में और बाद में इन्होंने रानी का टाइटल दिया। इन्होंने भी देश के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत पार्टिसिपेशन दी है और इसीलिए इनको जो है टाइटल मिला था।
आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नाग विमेन की बात करता हूँ तो नागालैंड हो गया। तो नागालैंड में एक आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, डेट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, ये याद रखनी है आपको। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो इनकी एक फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बनाई गई थी जब इन्होंने आईएनसी से रिजाइन कर दिया था 1939 में, तब इन्होंने 39 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बनाई थी। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन जीते थे, हरिपुरा 38 में और त्रिपुरी सेशन 39 में। 39 में इन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था जो गांधी जी के नॉमिनी थे। उसके बाद जो है 1943 में इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया, इन्होंने ज्वाइन किया आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी को, सिंगापुर में जाके। उसके बाद इन्होंने फोर्सेस बनाई, सुभाष, गांधी, नेहरू और जो है झांसी जो है विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी। इन्होंने पहली स्टेट कौन सी आज़ाद करवाई थी? अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज, याद रखना है आपको। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी हाफ नेकेड कब हुए थे? हाफ नेकेड मतलब इन्होंने धोती पे रह गए थे, शर्ट उतार दी थी, वो थे मदुरई इलाका था आपका। मदुरई वही प्लेस है जहाँ पे इनको कहा जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल। महात्मा गांधी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं महादेव देसाई हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ है, ठीक है। नवजीवन हो गया, यंग इंडिया और हरिजन, ये सारे पेपर किसके हैं? महात्मा गांधी जी के, हिंद स्वराज, ठीक है। यंग इंडिया इन्होंने अफ्रीका से लिखा था, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रानी डेट इज कॉल्ड गाइदिन लियू, ठीक है, ये नागा फ्रीडम फाइटर की जो है से बिलोंग करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है ये किसने लिखा था? ये उर्दू में लिखा गया था मोहम्मद इकबाल जी द्वारा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, मोहम्मद इकबाल जी द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक गाना बड़ा फेमस किया था, सरफरोशी की तमन्ना, बड़ा फेमस किया था, गाया था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सरफरोशी की तमन्ना को लिखा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी जी ने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। लेकिन इसको जो प्रख्यात किया था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, ठीक है, रोशन सिंह, ये व्यक्ति जो थे ये आपके काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था 1925 में, ट्रेन लूटी थी इन्होंने, तो उसमें ये इन चारों लोगों को क्या मिली थी? फांसी की सजा मिली थी, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, इकबाल इज द करेक्ट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे वर्ड यूज क्या है? सोल, नॉट हार्ट एंड सोल, याद ध्यान रखना, कल अकेला सोल। हार्ट एंड सोल बोलता तो आपका क्या बन जाता? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला आर्टिकल 32 बन जाता, जो भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। यहाँ पे सोल, आत्मा की बात चल रही है, तो आत्मा सारे जितने भी हमारे फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर, ठीक है, फ्रेमर्स, तो उन्होंने प्रेम्बल में सब कुछ अपनी जो है जान इसमें मतलब लगा दी पूरी की पूरी। तो यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से लिखा गया और एट द एंड प्रेम्बल हमने किसको दे दिया? पीपल ऑफ इंडिया को ही दे दिया, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल की बात करते हैं तो प्रेम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए। और याद रखिए सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी लाइन में याद रखने की जरूरत है आपको। और प्रेम्बल के लिए के एम मुंशी जी ने इनको बोला था, प्रेम्बल को बोला था होरोस्कोप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, ठीक है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? ठाकुर दास भार्गव जी ने बोला था। और इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला गया है, वो लिखा है N.A. पालखीवाला ने बोला है आइडेंटिटी कार्ड, याद रखिए। फंडामेंटल राइट डिस्कस कर लिए थे, मैंने आपको बताया था आपका आर्टिकल जो है 12 से 35 तक यूएसए से लिया गया है और जस्टिसेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया था 36 से 51, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना, वेलफेयर स्टेट का करना। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32, जिसमें हम बोलते हैं हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा। सो ये देखिए जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखिए पेपर में इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये बताइए सोशलिस्ट, सेकुलर और बाद में इंटीग्रिटी, ये सोशलिस्ट और सेकुलर को निकाल दें अगर, ठीक है, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड स्टार्ट होते हैं सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड स्टार्ट हुए थे, सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किया गया था, ठीक है, और बाद में इंटीग्रिटी ये वाला। अब यहाँ पे देखो जस्टिस यहाँ पे 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ध्यान रखिए जस्टिस वर्ड 3 है। लिबर्टी 5 तरीके की है, थॉट, एक्सप्रेशन, ब्रीफ और फेथ एंड वर्शिप।
क्लियर। इक्वालिटी जो है आपकी प्रॉपर तरीके से स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की है, दो क्लियर। फ्रेटर्निटी क्या है, आपका प्रॉपर तरीके से अश्योर करना डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और बाद में आपकी यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखना, ये सारा का सारा चीज़ें ऐसे करी गई थी। और यहाँ पे आपका इक्वालिटी, लिबर्टी और जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। ये सारे वर्ड याद रखने हैं। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था प्रेम्बल को? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और 26 नवंबर को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमने प्रेम्बल दिया किसको है? टू द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर। सो गाइज ये हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन करें, यहाँ पे सारे लेक्चर PDF वगैरह सब कुछ शेयर किया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किए। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफेंस एग्जाम के लिए अलग फोल्डर है, आपका UPSC स्टेट PCS के लिए और आपका SSC रेलवे के लिए अलग फोल्डर है। इसमें एक कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 6 तारीख तक। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा एक थियरी कोर्स है और इसमें एक कूपन कोड लगा लीजिए। टॉपिक वाइज हमने स्टडी करी है थियरी कोर्स के अंदर। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे? 2 जगह से, स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं, studiiq.com से कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर और GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल दिखेगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन आगे बढ़ाएं और बहुत धूमधाम से अपनी तैयारी करें, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय।